देखिए, पहले चरण का मतदान और जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, हम लोगों की अपनी सीटें, गठबंधन की तमाम सीटें, इसमें एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है और रत्ती भर इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। और मैं इसलिए कतई नहीं बोल रहा कि मैं इस गठबंधन का हिस्सा हूँ। 14 तारीख परिणामों के बाद एक बार फिर से बिहार में अब एनडीए की मजबूत सरकार इस बार बनने जा रही है। हम लोग लगभग पिछले 20 दिनों से प्रचार कर रहे हैं और अब जब हम लोग सेकेंड फेज के प्रचार में हम लोग उतर गए हैं और आज जिस तरीके से मतदान पहले चरण का संपन्न हुआ, ऐसे में ये विश्वास हम लोग को और ज़्यादा बढ़ गया है कि इस बार एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। जिस तरीके से यूनाइटेड एनडीए पर जनता का विश्वास हर बीते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन, बिखरा हुआ महागठबंधन और झूठे वादों को लेकर जिस तरीके से ये जनता के बीच गए, जिस तरीके से हर परिवार को हम सरकारी रोजगार दे देंगे। भाई, बिहार की जनता ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ज़्यादा समझदार है। वो जानती है कि अगर राज्य का बजट इतना है और आप इतने करोड़ सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं, भैया अगर 2.5 करोड़ परिवारों को नौकरी देंगे तो गिरी से गिरी हालत में 7 से 9 लाख करोड़ का आपका बजट जाएगा। कहाँ से आएगा पैसा? ये सारी बातें जनता समझ रही है, जनता बोल रही है। तो ऐसे में मैं ये मानता हूँ कि इस बार हमारा एनडीए का गठबंधन ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर हो रहा है। दूसरा चरण की समाप्ति आते आते तक ये जीत का मार्जिन और बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। क्या प्रियंका गांधी ने कहा है कि चुनाव आयोग के 3 पदाधिकारी लोकतंत्र की हत्या कर। आप सरकार को के ऊपर आप भरोसा करते नहीं हैं। प्रधानमंत्री को आप व्यक्तिगत तौर पर अपमानित करने का काम करते हैं। संवैधानिक संस्था में आपको संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास नहीं है। सेना का आप तुष्टीकरण करना चाहते हैं कहकर कि 10% आबादी ने पूरी सेना को कब्जा किया हुआ है। देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं ये कहकर कि जेनजी इन बातों को देखे समझे, प्रवोक कर रहे हैं ना। ये सारी बातें दर्शाता है कि किस तरीके से देश की सबसे पुरानी पार्टी आज हताशा और निराशा के इस दहलीज पर आ गई है कि वो अपनी हार को पचा नहीं पा रही, इसीलिए वो ठीकरा दूसरों पर फोड़ने के लिए हर संभव बहाना ढूंढ रही है। पहले ईवीएम, अब सारे ईवीएम ठीक हो गए। मजाल है कि गलती से कोई विपक्ष का नेता बोल जाए कि भैया ईवीएम खराब है, उसके बाद नया बहाना क्या, वोटर लिस्ट। अरे प्रभु, अगर वोटर लिस्ट में इतनी गड़बड़ी है तो आप न्यायालय क्यों नहीं जाते? जाइए तो एक बार सुप्रीम कोर्ट जाके बताइए। वहां पे आप प्रेस मीडिया के सामने हंगामा करेंगे, बिहार में आके 10 दिन हलचल मचा के दौड़ भाग करके भ्रमित करने का काम करेंगे। बस जब अधिकृत तौर पर उसकी शिकायत दर्ज करनी होगी तो ना आप चुनाव आयोग के पास जाएंगे, ना आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। और दूसरा, अगर एसआईआर इतना ही बुरा है तो भाई बाकी के आपके साथी राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं? राजद ने तो इस मुद्दे को नहीं उठाया, जहां पर आप छोड़ कर गए वहीं पर इन लोगों ने छोड़ दिया। ना उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा विपक्षी राजनीतिक दल उठा रहा है। तो ऐसे में आपके साथ आपके बाकी के तथाकथित सो कॉल्ड इंडिया अलायंस के बाकी के घटक दल कहाँ हैं इस मुद्दे को लेकर? हकीकत है कि वो भी समझ रहे हैं और मैं मानता हूँ कांग्रेस के लिए और राहुल जी, प्रियंका जी के लिए मैं समझ रहा हूँ कि तकलीफ की बात होगी। एक के बाद एक हार पचाना आसान नहीं होता। आप इतनी बार आप हारते जा रहे हैं। हरियाणा की हार कोई आसान नहीं रही होगी इन लोगों के लिए समझना। वहाँ पे जब ये जलेबी बांट रहे थे और सोचे कि यहाँ पे जलेबी छान के ये सब चीज़ें हो जाएंगी, जिस तरीके से इनको मुंह की खानी पड़ी है हरियाणा में, वही हर्ष इन लोग का बिहार में होने वाला है। एंड दे आर एंटिसिपेटिंग दिस, दे आर वेल अवेयर कि यही होने वाला है। इसीलिए पहले से बहाना, अब चुनाव आयोग के ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे कि भैया चुनाव आयोग मिला हुआ है, तो अपना समय भूल गए। भाई वो तो कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने पहली बार किसी संवैधानिक संस्था के ऊपर आरोप लगाए थे। सीबीआई से ही वो जुड़े हुए थे और कांग्रेस के शासनकाल में उन्होंने कहा था कि सीबीआई तोता है। किसका शासन था उस वक्त? कांग्रेस यूपीए की सरकार थी।
और वो एक अधिकारी थे, कोई राजनीतिक दल नहीं। तो समझ में आता है कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हार को समीप देखते हुए आप कर रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस की वजह से मुसलमानों की इज्जत बची। हाँ, तो वो पढ़ लें भाई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट। कब आई थी? 2005-6 के आसपास आई थी ना। उससे पहले केंद्र में लंबे समय तक कौन था शासन में? कांग्रेस थी। बिहार में कौन था? राजद थी। और ये कौन सी पार्टी है जो मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी, स्वयं घोषित उनके संरक्षक बने फिर रहे हैं? और क्या किया आपने बदले में आज तक उनके लिए? सिर्फ उनको वोट बैंक बना के रखा। तो अगर उनको लग रहा है अगर डीएमके को, तो मुसलमान भाइयों से जाके पूछ लीजिए कि भैया अगर आपको ऐसी ही इज्जत बचानी है और इतना ही अगर आपको मान सम्मान चाहिए, इतने में आप खुश हैं, तो भैया संतुष्ट रहिए, क्या कर सकते हैं। हाँ, किसके ऊपर हमला हुआ? उनके काफिले पे हमला हुआ। ये गलत है भाई। इस तरीके से दिक्कत यही है ना कि आप अपनी हार को समीप देखते हुए अगर आप इस तरीके से, और ये राजद का कल्चर रहा है, मैं बार बार, और इसीलिए ये वो घटनाएं हैं जो उदाहरण है जो फर्स्ट टाइम वोटर्स को समझनी चाहिए। अभी तो हार करीब इनको दिख रही है, तब ये लोग इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं। कल को कहीं सत्ता में आ गए तो किसी दूसरे को ये जीने नहीं देंगे। और यही 90 के दशक में हुआ था, जब हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती सब चरम सीमा पे था। आज हल्का सा इनको लगता नहीं है कि ये लोग सत्ता में आ जाएंगे, तो ये लोग इस तरीके का हुड़दंग मचाने लगते हैं, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने लगते हैं। और पूरा 90 का दशक बिहार आज अगर 90 में बर्बाद हुआ तो उसका जिम्मेदार यही कल्चर रहा है राजद का। और आज उसी का उदाहरण मिला है, जिस तरीके से डिप्टी सीएम साहब के ऊपर इस तरीके से लखीसराय में उनकी विधानसभा में इस तरीके से हमला हुआ है, ये चिंताजनक है, ये निंदनीय है। और मैं मानता हूं कि लखीसराय की जनता वोटाधिकार से ज़रूर इसका जवाब देने का काम करेगी।